अगर हम इंडिया अगर अपने टी को, हाँ हमारे यहाँ चाय के प्रोडक्शन, टी का प्रोडक्शन बहुत होता है, टी को बेच दे इंग्लैंड को तो क्या कहेंगे इसे? हाँ, अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री को गुड्स बेचती है हम इसे कहते हैं एक्सपोर्ट करना। तो आज हम बिगिन करने जा रहे हैं एक्सपोर्ट ट्रेड और इसका पूरा प्रोसीजर। वन शॉर्ट वीडियो है, इसीलिए पूरा अंत तक देख लीजिएगा ताकि पूरा कंसेप्ट एक ही बार में क्लियर हो जाए। तो एक्सपोर्ट आप जानते हैं, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अ फॉरेन कंट्री। तो एक्सपोर्ट क्यों जरूरी है, मैं आपसे ये पूछूं। किसी भी देश के रिसोर्सेस का अगर फुल यूटिलाइजेशन करना हो तो एक्सपोर्ट करना चाहिए, है ना। अब आते हैं, एक्सपोर्ट में मदद कराती है ये एग्जिम बैंक। हाँ, गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारी बॉडीज बनाई हैं जो एक्सपोर्ट ट्रेड को प्रमोट करती है। हर देश अधिक से अधिक एक्सपोर्ट करना चाहता है और कम इंपोर्ट करना चाहता है, तो उनमें से एक बॉडी है एग्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, जो गवर्नमेंट ने बनाई है फैसिलिटेट करने के लिए एक्सपोर्ट को, प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्ट को, और जितनी भी इंस्टीट्यूशंस इस ट्रेड में इन्वॉल्व हैं उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए एग्जिम बैंक। अब आइए कुछ फंक्शंस जाने, जैसे कि मीडियम एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट देती है एक्सपोर्टर्स को, हेल्प करती है, फाइनेंस देती है, कंसल्टेंसी की मदद देती है, सलाह देती है कहां एक्सपोर्ट करें, क्या एक्सपोर्ट करें, किस दाम में एक्सपोर्ट करें, हेल्प करती है जॉइंट वेंचर कराने में, हेल्प करती है मर्चेंट बैंकिंग में अर्थात गुड्स को डिलीवर कराने पहुंचाने में, हाँ, और तो और फॉरेन मार्केट की स्टडी कराती है ताकि एक्सपोर्ट और बूस्टअप हो सके। आइए अब समझते हैं क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है एक्सपोर्ट ट्रेड का। कोई भी देश, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, कोई भी देश चाहता है कि हमारे देश से ज्यादा दूसरे देशों को सामान बेचा जाए, और एक्सपोर्ट करना हर देश चाहता है। तो अब एक्सपोर्ट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि उसके देश में जो गुड्स सरप्लस बन रहे हैं वो देश से बाहर चले जाएं और उसका अच्छा फॉरेन करेंसी उसको मिल सके। और क्या फायदा देता है, देश के रिसोर्सेस पड़े हैं, अगर देश में ही पड़े रहेंगे तो उसका कुछ अच्छा मिलने वाला नहीं है, बट अगर हम किसी फॉरेन कंट्री को बेच देंगे तो उस रिसोर्स का हम बेटर यूज कर पाएंगे। विदेशी मुद्रा कमाने के लिए भी, क्योंकि हमें बहुत सारी ऐसी इंपोर्ट्स करनी पड़ती है जो नेसेसरी इंपोर्ट्स होती है। इंडिया की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो पेट्रोलियम हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोरी, हमें बहुत सारा पेट्रोलियम इंपोर्ट करना पड़ता है और पेट्रोलियम के बदले हमें गोल्ड या डॉलर देना होता है, इसके लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना पड़ेगा। और नेशनल इनकम इंक्रीज होती है एक्सपोर्ट करने से, क्योंकि देश के लोगों की इनकम इंक्रीज हो रही है तो देश की इनकम इंक्रीज हो रही है। देश में इंप्लॉयमेंट जनरेट करेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत गुड्स बनाने पड़ेंगे, सर्विसेज देनी पड़ेंगी और इसके लिए बहुत सारे लोग लगेंगे, तो इंप्लॉयमेंट बढ़ी, देश का गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि सरकार भी बहुत सारे टैक्सेस लगाती है। अब वो कस्टम ड्यूटी लगाती है, एक्साइज ड्यूटी लगाती है। हाँ, एक्साइज का मतलब एक्सरसाइज नहीं है, प्रोडक्शन पर टैक्स लगाने को कहते हैं एक्साइज ड्यूटी लगाती है। और सरकार ये भी चाहती है कि हम किसी भी देश के मुकाबले इंटरनेशनली क्या करें, कॉम्पीट कर पाएं, उनके साथ कोऑपरेशन कर पाएं। बट हम जब बराबर होंगे तब तो कोई कोऑपरेट करेगा ना, तो आपके अंडरस्टैंडिंग कोऑपरेशन को बढ़ाता है एक्सपोर्ट ट्रेड। आइए, प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड, एक भी स्टेप मिस मत करिएगा। जब आप प्रोसीजर की बात करते हैं तो स्टेप्स ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड की बात करते हैं, और स्टेप्स की जब बात कर रहे हैं तो हर कंट्री के अपने हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं हमारे इंडिया के एक्सपोर्ट के प्रोसीजर की, किस तरीके से हम एक्सपोर्ट करते हैं फॉरेन को। आप मुझे इंडिया कंसिडर कर लीजिए और हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं अमेरिका को, इसी एग्जांपल से समझेंगे। मैं हूं इंडिया, मुझे एक्सपोर्ट करना है, मान लेते हैं टी या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अमेरिका को। हाँ, इंडिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, बता दे रहा हूं टी का। तो इसी के एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है रिसीविंग ट्रेड इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन। तो मैं एक्सपोर्टर हूं, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगी, मुझे ट्रेड इंक्वायरी मिलेगी। ट्रेड इंक्वायरी मतलब मुझे पता करा जाएगा मुझसे कि क्या आप मुझे सर्टेन गुड्स, है ना, जिसमें गुड्स का क्वालिटी, गुड्स की क्वांटिटी, गुड्स का प्राइस, गुड्स का स्टैंडर्ड, है ना, ये मुझसे मांगा जाएगा कि क्या आप ये मुझे गुड्स दे पाएंगे। कौन करेगा इंक्वायरी,
इंपोर्टर करेगा या एक इंपोर्टर का एजेंट हो सकता है, जिसे हम इंडेंट हाउस भी कह सकते हैं। हाँ, ये मुझसे इंक्वायरी करेगा। कहां से आएगी इंक्वायरी? मैंने बताया था, मुझे इंडिया समझो और सामने, हाँ सामने अमेरिका है। चलो, अमेरिका हमसे इंक्वायरी कर रहा है, हमसे पता लगा रहा है कि क्या हम ये गुड्स, जो मैंने एग्जांपल दिया टी, क्या हम उसे दे पाएंगे। तो वह हमसे गुड्स के बारे में, उसकी साइज, डिजाइन, क्वालिटी, प्राइस, शिपमेंट, ये सब जानकारी मांगेगा। कैसे मांगेगा? मैंने कहा हमें इंक्वायरी करेगा मुझसे, और हम जो जवाब देंगे उसे कहेंगे कोटेशन, या उसे कहेंगे प्रोफॉर्मा इनवाइस, जिसमें हम उसका रिप्लाई भेजेंगे कि हम फला गुड्स फला प्राइस पे, हाँ फला टाइम पे डिलीवर कर पाएंगे। हम सारे उनके इंक्वायरी के जवाब भेजेंगे। अब वहां से क्या आएगा? वहां से आएगा ऑर्डर। ऑर्डर को इंडेंट कहते हैं। तो ऑर्डर आएगा और ऑर्डर को मुझे कंफर्म करना होगा। तो जो इंपोर्टर है, मैंने कहा अमेरिका, मेरे केस में अमेरिका है, अमेरिका मुझे क्या करेगा? मेरे जो कोटेशन था, जो मैंने उसको भेजा था, उसको समझेगा, उसको स्क्रूटनी करेगा और देखेगा कि उसका फायदा हो रहा है, तो मुझे वो ऑर्डर भेजेगा। ऑर्डर खुद भी भेज सकता है और ऑर्डर इंडेंट हाउस की तरफ से भेज सकता है। इंडेंट हाउस बेसिकली एक तरह का मिडिल मैन होता है जो दोनों को हेल्प करता है, ठीक है। तो इंपोर्टर उनसे भी भेज सकता है। वैसे इंडेंट का मतलब होता है ऑर्डर भेजना, ठीक है। वो ऑर्डर भेजेगा कि हमें ये गुड्स चाहिए, उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी, उसका प्राइस, कैसे पैकिंग होनी चाहिए, शिपमेंट कैसे होना चाहिए, कब डिलीवरी करनी है, कैसे पेमेंट होगा, ये सब जानकारी उस इंडेंट में होगी। इस इंडेंट के कई टाइप्स हैं। पहला टाइप है इंडेंट का ओपन इंडेंट। इसमें जो इंपोर्टर है, जैसे मेरे केस में अमेरिका है, वो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ देगा, एक्सपोर्टर पे छोड़ देगा कि तुम डिसाइड करो, तुम डिसाइड करो क्या क्वालिटी क्या होगी, प्राइस क्या होगी, मतलब एक्सपोर्टर डिसाइड करेगा। इसीलिए इसे कहते हैं ओपन। सबसे मस्त इंडेंट यही है। क्यों? क्योंकि मेरी मर्जी, जो कीमत मैं बोलूंगा वो मानेगा, जो क्वालिटी मैं बोलूंगा वो मान लेगा। ऐसे असली जिंदगी में ऐसा होता नहीं है। इंपोर्टर बहुत चालाक होता है, वो अपनी क्या करता है, अपनी मर्जी चलाता है। वो फुल डिटेल देता है कि किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, क्या प्राइस पे चाहिए। और एक और टाइप का हो सकता है कंफर्मेटरी इंडेंट। इसमें वो ऑर्डर भेजेगा और मुझे उसका कंफर्मेशन देना होगा कि हाँ मैं ये पर्टिकुलर चीज आपको दे पाऊंगा, कंफर्मेशन दूंगा, इसीलिए इसका नाम है कंफर्मेटरी इंडेंट। तो इंडेंट हो गया, हमने कंफर्मेशन भेज दिया। इंडेंट के बाद क्या देना तो है कंफर्मेशन। अब थर्ड स्टेप क्या है? सिक्योरिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। अब एक्सपोर्टर को, क्योंकि उसको सामान सप्लाई करना है, अब वहां से तो ऑर्डर आ गया, भैया 10 करोड़ की चाय भेज दीजिए, ग्रीन टी भेज दीजिए। हम इंडिया वाले हैं, क्या 10 करोड़ तुरंत भेज देंगे? अरे नहीं भैया, तुम भाग जाओगे तब। वो अमेरिका वाला नागरिक कहीं नहीं देगा पैसा मुझे, तो क्या करेंगे? समझा भाई? उसे कहेंगे, पहले एक्सपोर्टर बोलेगा इंपोर्टर से कि तुम अपनी बैंक को बोलो कि वो मेरी बैंक को लिखित गारंटी दे, क्या कि अगर तुम्हारे पेमेंट का बिल आएगा तो वो तुम्हारे अगेंस्ट में बिल पे कर देगी। अभी पैसा नहीं चाहिए, जब मेरी बैंक तुम्हें बिल भेजेगी, तुम्हारी बैंक इसकी गारंटी ले कि वह पेमेंट कर देगी। इसे कहते हैं एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट। अगर उसकी बैंक गारंटी ले रही है तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्यक्ति तो भाग सकता है, वो इंपोर्टर भाग सकता है अमेरिका वाला, पर उसकी बैंक, समझ गया ना? इसीलिए क्या मंगवा लेंगे? लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एक तरह की गारंटी होती है। अब लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में कई टाइप्स हैं। पहला टाइप है क्लीन में क्या हो जाएगा कि उसकी बैंक बिना किसी कंडीशन के नो क्रेडिट कंडीशन, कोई शर्तें नहीं लगाएंगी, बस बिल दो, बैंक वहां की क्या करेगी? पेमेंट दे देगी, कोई उसमें कंडीशन नहीं लगा रही है। जबकि सेकंड में क्या है? डॉक्यूमेंट्स मांगेगी, हमसे मांगेगी कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल कहां है। डॉक्यूमेंट टाइटल मतलब होता है ओनरशिप का डॉक्यूमेंट का है, किसके नाम से बिल है, इसका लेटर, इसका बिल भेजिए। तो जब हम बिल देंगे तभी होगा। एक होता है टाइप रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। रिवोक मतलब होता है कैंसिल कर देना, वापस लेना। इसमें क्या होगा? इंपोर्टर की बैंक कभी भी क्या कर सकती है? मना कर सकती है पेमेंट करने से, कहेगी नहीं अब हमें लेटर ऑफ क्रेडिट को कैंसिल मानते हैं।
ऐसा लेना मत कभी भी, बकवास है। हाँ, एक तरह से ये एक अनकन्फर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट है, कभी भी उसकी मर्जी चलेगी, मना कर देगा, हमारा पैसा डूब जाएगा। और सबसे अच्छा होता है इररिवोकेबल, उनसे मांगो लेटर ऑफ क्रेडिट, बोलो इररिवोकेबल वाला लेटर ऑफ क्रेडिट भिजवाओ बैंक से, टेंशन फ्री हो जाओ, तकिया लगा के एक्सपोर्ट करो। हाँ, मतलब आराम से चैन की बंसी बजाओ, क्योंकि अब ये कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट है। इसका मतलब है अब उसकी बैंक विड्रॉ नहीं कर पाएगी। उसकी बैंक मतलब इंपोर्टर की बैंक, उसने अगर मेरी बैंक को लिख के दे दिया है कि मैं हूं ना, मैं हूं भाई, इंपोर्टर नहीं तो मैं दे दूंगा, अगर उसकी बैंक लिख देगी और ये कंफर्म्ड होगा तो टेंशन नहीं है। हाँ, इसमें उससे वो परमिशन नहीं लेगी। एक होता है रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट। रिवॉल्विंग मतलब गोल घूमना नहीं, रिवॉल्विंग शब्द का मतलब है कि एक फिक्स्ड अमाउंट का लेटर ऑफ क्रेडिट वो मुझे भेज देगी। मतलब कि जितने अमाउंट का लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक ने दिया है, जब एक बार उसको बिल गया, इतना पेमेंट करने के बाद अगली बार जब दोबारा बिल जाएगा तो वो फिर उसी अमाउंट को रिन्यू कर सकती, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट को बार बार क्या कर सकती है, वो पेमेंट कर सकती है। चलिए, स्टेप नंबर या स्टेज नंबर 4, इस स्टेज में क्या लेना होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड लेना होता है। किसको, एक्सपोर्टर को। सामान भेजने से पहले कोड लेना होता है, इसके लिए जाना पड़ता है रीजनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस अथॉरिटी के पास। हर बड़े स्टेट में, यस, हर बड़े स्टेट में क्या है, ये गवर्नमेंट का एक दफ्तर है जिसका नाम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी। इसके पास एक अपना खुद का फॉर्म होता है जिसमें वो पूरी जानकारी मांगता है एक्सपोर्टर से, उसके डिटेल्स के बारे में सारा जानकारी लेता है, उसके बिजनेसेस के बारे में सारी जानकारी लेता है, उससे डिक्लेरेशन लेता है, और जब वो सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो IEC एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड दे देता है। और क्या चाहिए होता है उससे, RBI से भी एक नंबर चाहिए होता है, नाम है RBI कोड नंबर, ताकि जब एक्सपोर्ट करे तो एक्सपोर्ट की सारी जानकारी RBI के पास भी हो। ठीक है, ये नंबर देना बहुत जरूरी होता है, RBI ये नंबर देती है। स्टेप नंबर 5, इस बार क्या चाहिए उसको, RCMC चाहिए। सर ये RCMC रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, क्यों? क्योंकि अगर उसे सरकार से कोई छूट चाहिए, एक्सपोर्ट करने के लिए सरकार बहुत मदद करती है, इंसेंटिव्स देती है, टैक्स रिडक्शंस देती है, तो ये RCMC दिखाना पड़ता है। इसके लिए RCMC चाहिए, और RCMC कौन देता है, गवर्नमेंट की एक बॉडी है, नाम है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, या कम्युनिटी बोर्ड्स, या फेडरेशन ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं, ये क्या करती हैं, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट देती है। इससे एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट करने में सुविधा मिलेगी, कुछ छूट मिल जाएगी, कुछ मदद मिल जाएगी। और छठवां पॉइंट, अब वो गुड्स बनाना शुरू कर देगा। डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट हो चुके हैं, अब वो क्या करेगा, या तो गुड्स बनाएगा अगर प्रोड्यूसर है तो, और नहीं तो क्या करेगा, कहीं से गुड्स प्रोक्योर कर लेगा, जिसके लिए वो चाहे तो इंपोर्ट भी कर सकता है ना। गुड्स वैसा ही होना चाहिए जैसा कि इंस्ट्रक्शन में दिया गया था, जैसा इंडेंट में मांगा गया था, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसका मेक, उसका डिस्क्रिप्शन वैसा ही होना चाहिए, और पैकिंग भी वैसा ही होनी चाहिए जैसा उस इंडेंट में बताया गया था, है ना। हम जैसा इंडेंट रिसीव किए हैं वैसा ही उसको सामान सप्लाई करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, स्टेप नंबर 7, अब इंस्पेक्शन का सर्टिफिकेट लेना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी के पास जाना पड़ेगा। इसका एक इंस्पेक्टर आएगा, वो जांच कर लेगा कि हम जो गुड्स भेज रहे हैं वो सही है कि नहीं है, क्योंकि हो सकता है हमने एक्सपोर्ट करना है टी और यहां से भर दिया बारूद, गोला, असलहा, तो नहीं, ये नहीं कर सकते। इसको जांच कर लेगा एक्सपोर्ट, कौन करने वाला, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी वाला। इसका इंस्पेक्टर आके गुड्स को जांच लेगा कि कौन सा गुड्स भर रहे हैं, कौन सा गुड्स पैक होके जा रहा है, चेक कर लो भैया। और अब क्या करना है, फॉरवर्डिंग एजेंट अपॉइंट करना। अब क्योंकि एक्सपोर्टर अगर धंधा करेगा, मतलब बिजनेस करेगा, कि एक्सपोर्ट के लिए खुद ही जाकर के पोर्ट टाउन में बैठ जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्टर तो किसी भी टाउन में हो सकते हैं। हाँ, जैसे वाराणसी में मैं हूं, यहां पे हो सकता है एक्सपोर्टर। तो ये एक्सपोर्ट होने के लिए तो गुड्स को जाना पड़ेगा समुद्र में, पोर्ट में जाना पड़ेगा, यूजुअली शिप से जाता है, तो पोर्ट में तो रहता नहीं है एक्सपोर्टर। तो ये फॉरवर्डिंग एजेंट एक तरह का एजेंट है, जिसका काम है क्या करना, इस एक्सपोर्टर से सारे गुड्स को रिसीव करना, सारे डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर लेना, और फिर वहां से पोर्ट टाउन से डेस्टिनेशन टाउन तक भिजवाना। समझ गए? तो फॉरवर्डिंग एजेंट की जिम्मेदारी है। तो एक एक्सपर्ट होता है, एक स्पेशलिस्ट होता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्टर को गुड्स को डिस्पैच करना पड़ेगा, ठीक है ना, और रिसिप्ट्स देनी पड़ेगी, ठीक है, लॉरी रिसिप्ट्स या रेलवे रिसिप्ट, जिसके द्वारा वो सामान
भेजने वाला है फॉरवर्डिंग एजेंट को। अब यहां से स्टेप नंबर 10 से फॉरवर्डिंग एजेंट का काम शुरू। मैंने बता दिया एक तरह का एजेंट है, इसको कमीशन से मतलब है। ये गुड्स एक्सपोर्ट कराने में, ट्रांसफर कराने में बेसिकली मदद, क्योंकि उसको डॉक्यूमेंट्स बनाना आता है, इस काम का एक्सपर्ट होता है। सबसे पहले वो डिलीवरी लेगा। कहां पे डिलीवरी लेगा? पोर्ट टाउन पे। जैसे मैंने कहा कोलकाता, बॉम्बे, चेन्नई, ये पोर्ट टाउन से है। मुझे वाराणसी से टी एक्सपोर्ट करनी है फॉर एग्जांपल, तो यहां से टी जाएगी कहां पर? हाँ, पोर्ट टाउन, लेट्स से कोलकाता। तो यहां से टी को भेजूंगा किससे? हाँ, ट्रेन से, रेलवे से भेजूंगा या ट्रक से भेज दूंगा, और भेजूंगा कहां पे? पोर्ट टाउन पे। वहां वो क्या करेगा? इसको रिसीव करेगा और जाकर के किसी गोडाउन में या वेयर हाउस में स्टोर करा देगा। फिर क्या करेगा? जाएगा शिप कंपनी के पास। अब सारा काम कौन कर रहा है? याद रखिएगा, फॉरवर्डिंग एजेंट कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, एक्सपोर्टर नहीं कर रहा है, मेरा एजेंट कर रहा है जो कि पोर्ट टाउन में बैठा हुआ है ना। मैंने बता दिया फॉरवर्डिंग एजेंट। वो फॉरवर्डिंग एजेंट जाएगा शिप की कंपनी में, और शिप कंपनी के दफ्तर जाएगा, ऑफिस जाएगा, और उससे परमिशन ले लेगा कि मुझे ये सामान एक्सपोर्ट करना है, डेस्टिनेशन यहां भेजना है। हाँ, जैसे मेरे केस में यूएस उसको भेजना है। इसके वो डॉक्यूमेंट्स तैयार कराएगा, जिसमें शिपिंग ऑर्डर लेगा। शिपिंग ऑर्डर में लिखा होगा कि कैप्टन को एक फला सामान, एक निश्चित सामान मेरा एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जिसमें उसका वेट, उसका डिस्क्रिप्शन होगा। समझ गया ना? और क्या करेंगे इसके बाद? अब उसकी जिम्मेदारी है कस्टम से क्लियर करना, क्योंकि कस्टम ऑफिसर कहां मिलेंगे? पोर्ट टाउन्स में मिलेंगे। हाँ भाई, एक्सपोर्ट का जो सामान जा रहा है उसका कस्टम क्लियरेंस कराना होता है, और उसके लिए उसको 3 कॉपी ऑफ शिपिंग बिल देनी होती है। अब कस्टम ऑफिसर क्या करता है? वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट, इंडेंट, ये सारे चेक करता है। और जब कस्टम ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाता है, देखता है कि कस्टम सही है, कस्टम पे करना है, नहीं पे करना है, ये सब कस्टम ऑफिसर डिसाइड करेगा। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली क्या करेगा? वो एक सर्टिफिकेट देगा। ठीक है, अब क्या करना है? उसको डॉक पर, डॉक वो जगह होती है जहां पे शिप्स खड़ी रहती है, शिप का लंगर लगा होता है जहां पे शिप्स में चीजें लोड और अनलोड होती है। ठीक है, तो अब उसे डॉक पे सामान ले जाना है, और डॉक का चार्जेस होता है। हाँ भाई, जैसे कह सकते हैं ना कि शिप वहां पे रुकी हुई है हमारे सामान को चढ़ाने के लिए, तो डॉक चार्जेस, डॉक पे सामान पहुंचाने की वो इंतजाम करता है। इसके लिए वो डॉक चालान बनवाता है। ठीक है, डॉक चालान बनाता है डॉक वाले लोगों से, यथार्थ शिप, डॉक मतलब वो जहां पे डॉकयार्ड, जहां पे शिप रुकती है ना, जहां पे शिप रुकी होती है, जैसे समुद्र तट पे होती है ना, वहां पर वो शिपिंग बिल और शिपिंग ऑर्डर की मदद से ये डॉक चालान बनवा लेता है। अब परमिशन लेता है फॉरवर्डिंग एजेंट किससे? कस्टम ऑफिसर से। क्या नाम है? कस्टम प्रिवेंटिव ऑफिसर से, जो डॉक पे होता है, जो गुड्स को जांचता है, चेक करता है शिपिंग बिल की सब चीज ओके है, एज पर दी कस्टम है। हाँ, तो वो परमिशन दे देता है डॉक में ले जाने की। इसके बाद क्या करना होता है? शिप पे सामान चढ़ाना होता है। जब वो शिपिंग बिल लेकर के मेट के पास पहुंचता है, कौन? फॉरवर्डिंग एजेंट। मेट कौन है? मेट इज द असिस्टेंट। कौन होता है? असिस्टेंट ऑफ द कैप्टन होता है। तो शिप के कैप्टन के पास पहुंचता है, और कैप्टन क्योंकि सारा काम तो करेगा नहीं, तो मेट क्या करता है? उसे मेट रिसिप्ट जारी करता है जब वो गुड्स को रिसीव करता है, क्योंकि शिपिंग ऑर्डर में लिखा होता है कि उसे हमारा सामान अपनी शिप में चढ़ाना है, हमारा सामान उसे अपनी शिप पे चढ़ाना होता है, ऐसा शिपिंग ऑर्डर में लिखा होता है। अगर हमारे सामान की पैकिंग अच्छी है, मेट ऑफ द शिप कहता है नहीं आपका सामान तो बहुत बढ़िया से पैक है, जैसा कि होना चाहिए, तो वो क्लीन रिसिप्ट जारी करेगा। पर अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, पैकिंग डैमेज्ड है, तो वो फाउल रिसिप्ट जारी करेगा। फाउल रिसिप्ट का मतलब है कि अब मुझे इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलेगा, अब गुड अगर डैमेज होगा पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन पे तो मुझे वो पैसे नहीं मिलेंगे उसके। और क्या लेना है? एक और डॉक्यूमेंट लेना है, नाम है बिल ऑफ लीडिंग। अब फॉरवर्डिंग एजेंट क्या करेगा? वापस पहुंचेगा शिप कंपनी के ऑफिस। शिप कंपनी से ऑफिस से पहले मिला था शिपिंग बिल, शिपिंग ऑर्डर, अब सॉरी शिपिंग ऑर्डर, अब जाएगा वापस मिड रिसिप्ट लेकर के, मिड रिसिप्ट जमा करेगा और बदले में ले लेगा बिल ऑफ लीडिंग। बिल ऑफ लीडिंग एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बिल ऑफ लीडिंग डॉक्यूमेंट्स से मिलना है, जिसमें लिखा होगा कि बिल शिप में सामान चढ़ा हुआ है, एक तरह का डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, एक तरह का डॉक्यूमेंट ऑफ अफ्रेटमेंट है। अब उसे इंश्योरेंस कराना है, फॉरवर्डिंग एजेंट इस गुड्स को इंश्योर करा देगा, अगर ताकि शिप कहीं डूब जाए, नुकसान हो, तो उसके गुड्स का इंश्योरेंस उसे। और लास्ट में ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो उसने ट्रांसपोर्ट के लिए लगाए थे, एक्सपोर्ट के लिए लगाए थे,
फॉरवर्डिंग एजेंट वो सारे डॉक्यूमेंट्स किसको भेज देगा, वापस एक्सपोर्टर को भेज देगा। अर्थात ऑल डॉक्यूमेंट्स विल बी सेंड बैक बाय द फॉरवर्डिंग एजेंट टू द एक्सपोर्टर, जिसमें क्या क्या भेजेगा, बिल ऑफ लेडिंग होगी, शिपिंग बिल होगा, इंश्योरेंस बिल होगा और वो सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। अब शुरू होता है क्या, फॉरवर्डिंग एजेंट को कमीशन देना पड़ेगा, याद रखिएगा, एक्सपोर्टर उसको कमीशन दे देगा। अब होता है शुरुआत फिर से एक्सपोर्टर का काम, यहां से एक्सपोर्टर फिर जिम्मेदारी लेना शुरू करेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट सारे किसके पास वापस आ गए हैं, एक्सपोर्टर के पास आ गए। एक्सपोर्टर डॉक्यूमेंट ऑफ ओरिजिन लेता है। कभी कभी जो हमारा इंपोर्टर होता है, जैसे मैंने कहा अमेरिका है, उसे डॉक्यूमेंट ऑफ ओरिजिन चाहिए होता है, वो ओरिजिन और डॉक्यूमेंट मैं ही दे सकता, मैं मतलब एक्सपोर्टर। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट ऑफ ओरिजिन लेने के लिए गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास पावर होता है, ट्रेड एसोसिएशंस के पास पावर होता है कि वो एक डॉक्यूमेंट ऑफ ओरिजिन दे सकता है, जिससे पता चलता है कि गुड्स यहां से आया है। भाई शिप तो घूम घूम के जा रही है पूरी दुनिया भर से और अमेरिका पहुंच रही है, क्या गारंटी है कि शिप इंडिया से ही गई है, कहीं चाइना से तो सामान नहीं गया है। तो ओरिजिन का डॉक्यूमेंट देने के लिए वो बॉडीज को गवर्नमेंट ने अथॉराइज कर दी। इससे हो सकता है कि उसको कुछ फायदा मिलने वाला हो, क्योंकि कई बार दो कंट्रियों के बीच में जिनके अच्छे रिलेशंस होते हैं उनमें वो टैक्स का या कस्टम ड्यूटीज की छूट मिलने वाली होती है, तो इस प्रेफरेंस को पाने के लिए वो मुझसे मांग सकता है। हमारा इंपोर्टर मांगेगा, हमें उसे देंगे डॉक्यूमेंट ऑफ ओरिजिन। उसके बाद क्या होगा, एक और डॉक्यूमेंट चाहिए, नाम है काउंसलर इनवॉइस। ये भी इंपोर्टर को चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसके कस्टम वाले, अमेरिका के कस्टम वाले हो सकता है गुड्स को खोलें, गुड्स की पैकिंग फाड़े, चेक करें कि जो सामान आया वो गलत सामान तो नहीं आया है। तो उसके लिए भी क्या करना पड़ता है, एक पैकिंग वैकिंग खुलवाने से बचने के लिए और फिर से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट ड्यूटी को चेक कराने के बचने के लिए ये एक डॉक्यूमेंट लेना पड़ता है, काउंसलर इनवॉइस। काउंसलर इनवॉइस हम यहां से बनवा के देंगे, एक्सपोर्टर बनवा के देगा। कौन देगा, काउंसिल नाम का एक बॉडी देगा। काउंसिल क्या होती है, काउंसिल एक गवर्नमेंट बॉडी होती है जो कि एक्सपोर्टर की कंट्री में, मेरी कंट्री में होगी, हाँ इंडिया में है काउंसिल ऑफ अमेरिका, ताकि वो यहां से क्या करे, वो हमें गारंटी ले ले कि हाँ जो सामान जा रहा है इसको खोलने की जरूरत नहीं है, इसमें गुड्स जो है वो किस नेचर के हैं, उसकी ड्यूटी क्या बनती है, समझ गए। इससे इंपोर्टर का टाइम एंड मनी दोनों बचेगा। अब ये सारा डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टर को मिल चुके हैं, अब उसे देना है कमर्शियल बिल, जिसे हम इनवॉइस कहते हैं। एक्सपोर्टर कमर्शियल बिल भेजेगा, बिल ऑफ लेडिंग भेजेगा, इंश्योरेंस पॉलिसी भेजेगा, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भेजेगा, काउंसलर इनवॉइस भेजेगा। बाप रे, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजेगा किसको, इंपोर्टर को। हाँ, इंपोर्टर के पास सारे डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाएंगे। अब इंपोर्टर बहुत आराम से क्या करता है, अपने बिल्स बैंक के थ्रू भेजेगा। याद रखिएगा, मैं एक्सपोर्टर हूं, मैं यहां से अपनी बैंक के थ्रू उसकी बैंक को भेजवाऊंगा। याद है ना, लेटर ऑफ क्रेडिट मैंने मंगवाया था, उसी बैंक को भेजूंगा, फिर पेमेंट मांगूंगा। हो सकता है पेमेंट मिल जाए तुरंत तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट, हाँ लेटर ऑफ क्रेडिट की मदद से या बिल ऑफ एक्सचेंज की मदद से ले सकते हैं। लास्ट स्टेप, ओह गॉड कितने स्टेप है देख लीजिए। लास्ट स्टेप क्या है, क्लेमिंग एक्सपोर्ट इंसेंटिव। अब मैंने एक्सपोर्ट कर दिया है, उससे पेमेंट मिल गई है, अब मैं सरकार के पास पहुंचूंगा। सरकार कई तरह की स्कीम चलाती है, जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक, जितनी भी मेरी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी थी वो सब मुझे वापस कर देगी गवर्नमेंट, या इंपोर्ट करने का परमिशन दे देगी, क्योंकि मुझे कई सारे रॉ मटेरियल चाहिए हो सकते हैं, मशीन चाहिए होते हैं, उसका परमिशन मुझे दे सकती है सरकार इंपोर्ट करने का। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगे एक्सपोर्ट करने के लिए, इंडेंट लगा, लेटर ऑफ क्रेडिट, आरसीएमसी, शिपिंग ऑर्डर, ये तमाम डॉक्यूमेंट लगे। उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है बिल ऑफ लेडिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। सर इतना इंपॉर्टेंट क्यों कह रहे हैं, आओ। ये डॉक्यूमेंट साइंड बाय द शिप ओनर होता है, शिप की कंपनी का मालिक, जिसको शिप का मालिक है, वो क्या करता है, वो या उसका एजेंट लिखता है कि एक पर्टिकुलर गुड, एक निश्चित गुड हमारी शिप से जा रहा है, और उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, कहां इसको वो डिलीवर करने वाला है। तो इसमें वो सारी जानकारी होती है जो हमें चाहिए, शिप के बारे में जानकारी, डेट कब जाने वाला है, लोडिंग कहाँ होना है, डेस्टिनेशन क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो चाहिए। तो बिल ऑफ लेडिंग की 3 कॉपी बनती है, एक कॉपी इंपोर्टर को भेज देते हैं, एक कॉपी कैप्टन ऑफ द शिप के पास होती है, और एक कॉपी खुद एक्सपोर्टर के पास रहती है। तो 3 कॉपी बनती है। अब बिल ऑफ लेडिंग का काम क्या है, पर्पस क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, तो मैंने बताया अब बिल ऑफ लेडिंग एक तरह का डॉक्यूमेंट ऑफ ओनरशिप है। जिसके पास बिल ऑफ लेडिंग चला गया, मैंने बिल ऑफ लेडिंग गलती से किसी गलत व्यक्ति के पास भेज दिया, तो वो शिप से सामान उतरवा सकता है। हाँ, कोई इंपोर्टर के बदले कोई और सामान लेके चंपा, समझ गया ना, इसीलिए बिल ऑफ लेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट है, ये एक प्रूफ है कि शिप कंपनी मान रही है कि मेरा सामान शिप कंपनी के पास है।
कल को शिप कंपनी मना नहीं कर सकती है कि मेरा सामान उसके पास नहीं है, क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट बिल ऑफ लेडिंग उसके पास, ठीक है, उसने खुद लिख के दिया है, कबूल किया उसने, और ये डॉक्यूमेंट है जिस प्रूफ है कि मैं उसको भाड़ा दूंगा, मैं उसका फ्रेट भरूंगा, चाहे मैं भरूं चाहे मेरे बदले इंपोर्टर भरे, तो फ्रेट का उसको पैसा मिलना है, ये बात का प्रूफ है। और लास्ट, ये बिल ऑफ लेडिंग बैंक में भी जमा किया जा सकता है एज अ सिक्योरिटी। अगर मुझे लोन चाहिए तो मैं इस बिल ऑफ लेडिंग को बैंक में जमा करके इसके अगेंस्ट में, जी हाँ, लोन ले सकते हैं। तो क्या बिल ऑफ लेडिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? जवाब है हाँ, पार्शियली नेगोशिएबल है, सेमी नेगोशिएबल है। आइए टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ लीडिंग जाने। अब क्लीन बिल ऑफ लीडिंग मतलब ऐसा बिल ऑफ लीडिंग है जिसमें कोई रिमार्क नहीं लगा हुआ है, पैकिंग बहुत मस्त है, इसका मतलब है कि गुड्स अगर स्पॉइल्ड होगा तो पूरा इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए। फाउल मतलब समझ गए, डिफेक्टिव है, पैकिंग के टाइम डिफेक्टिव था, इसका मतलब है शिपिंग कंपनी जिम्मेदारी नहीं ले रही है, इसका मतलब है कि अगर गुड्स डिस्ट्रॉय होगा भी तो इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा, लायबिलिटी सारी मेरे ऊपर आ जाएगी। तो ज्यादा अच्छा है कि क्लीन ले लो भैया बिल ऑफ लीडिंग। और थोरो, दैट इज थ्रू बिल ऑफ लीडिंग। कई बार बिल ऑफ लीडिंग शिप ओनर इशू करता है इन सम अदर शिप, भाई मेरा गुड्स कुछ शिप मेरे पास है, कुछ शिप दूसरे गुड्स के पास है, होता है ना, 2 या 2 से अधिक शिप में सामान जा रहा होता है, उसके लिए यूज करना पड़ता है थ्रू। आइए और टॉपिक समझते हैं, लास्ट टॉपिक समझते हैं, चार्टर पार्टी। हाँ, चार्टर प्लेन तो सुना है, हर एक छोटा प्लेन होता है जिसको ट्रेनिंग के समय अगर आप और आपका फ्रेंड या 2 लोग 3 लोग 4 लोग इंजॉय करना चाहते हैं हवा का सफर, चार्टर प्लेन लो। अरे भाई, चार्टर पार्टी मतलब एक ऐसी शिप जिसमें आप पूरी शिप को या मेजर पार्ट ऑफ द शिप को किराए पे ले लो, एक वॉयज के लिए ले लो या एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ले लो, इसे कहते हैं चार्टर पार्टी। ठीक है, एरोप्लेन नहीं लेना है, ध्यान दीजिए, मैंने एग्जांपल एरोप्लेन का दिया था। तो इस शिप में क्या होता है, इस शिप में आपको शिप का एक बड़ा हिस्सा या पूरा ही शिप आपको मिल जाएगा एक निश्चित टाइम फ्रेम के लिए और या तो एक निश्चित जर्नी के लिए। ठीक है, अब इसी के अंदर आता है वॉयज चार्टर। जब आपने शिप को हायर पे ले लिया है एक पर्टिकुलर वॉयज के लिए, एग्जांपल के रूप में आपने शिप को हायर कर लिया है फ्रॉम बॉम्बे टू लंदन, इसका मतलब पूरी शिप बॉम्बे से लंदन में आप जो सामान भेजेंगे आपकी मर्जी है। ठीक है, इसमें टाइम नहीं है, इसमें वॉयज है, वॉयज मतलब जर्नी इन द सी है, बॉम्बे टू लंदन तक की सी जर्नी का सारा भाड़ा आपको शिप ले लेगी। ठीक है ना। नेक्स्ट था टाइम चार्टर, इसमें शिप को हायर किया है पर हमने एक टाइम दे दिया है। फॉर एग्जांपल हमने टाइम दे दिया है जनवरी 1 1999 से लेकर के जनवरी 30 1999 तक, मतलब 6 महीने तक शिप मेरे पास रहेगी। अब 6 महीने तक शिप जहां भी जाएगी, किसी भी वॉयज पे जाएगी, उसका भाड़ा मुझे इस 6 महीने का देना है। टाइम इसमें इंपॉर्टेंट, 6 महीने पूरे हो जाएंगे, टाइम फिनिश। अब शिप को किसी भी जगह वॉयज पे हम भेज सकते हैं। ठीक है, तो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द चैप्टर, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा समझ आने पर प्लीज अपने पास मत रखो, क्योंकि आप शेयर नहीं कर रहे हो और शेयर नहीं करने वालों को कैसे आगे कैसे आगे बनाने के लिए मुझे एक इंथुजियाज्म मिलेगा। प्लीज हेल्प योर फ्रेंड्स, हेल्प देम, शेयर देम and let them download our app Sir Tarun Rupani and get all notes, every notes and everything absolutely free। हाँ, अगर अभी तक आपने भी अगर डाउनलोड नहीं किया है हमारा ऐप, तो ऐप में ढेर सारे कंटेंट्स आपके लिए उपलब्ध हैं, आए ज्वाइन करें और एक्सेप्ट करें सारे नोट्स फ्रीली। बाय फ्रॉम नाउ।